हार्मनी इन द सोसाइटी, ये टॉपिक है। और दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, एंड as we explored the harmony at the level of individual, harmony at the level of family, in the same fashion we will explore harmony in the society. जब कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम को करने का एक उद्देश्य होता है और उस काम को करने का एक तरीका होता है। जब हम जैसे पहले हमने जब सेल्फ को एक्सप्लोर किया तो एक तरीका, एक मेथोडोलॉजी हमारे सामने थी। ठीक उसी तरीके से अभी जब हम और फैमिली को भी इन्वेस्टिगेट किया, सेम मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे सोसाइटी को भी एक्सप्लोर करने में। और अगर आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन ध्यान में हो तो हमने कहा था कि पहली लाइन ध्यान में हो, पहला टॉपिक ये था कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी, और उसके बाद एंड आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट वाज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ exploration through the process of self evolution through self investigation। तो इस पूरी प्रक्रिया में आत्मान्वेषण की प्रक्रिया में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया में जो भी कुछ करना होता है वो सेल्फ करना होता है, स्वयं ही इन्वेस्टिगेट करना होता है, स्वयं ही पड़ताल करनी पड़ती है जो कुछ भी हो, क्योंकि स्वयं की जिम्मेदारी के भाव से जीवन का निर्वाह हो पाए और हम सेल्फ ऑर्गेनाइज हो पाए, स्वयं संगठित हो पाए। और स्वयं में संगठित होने के बाद हम अपनी अभिव्यक्ति करें, आत्मा अभिव्यक्ति करें, तो समरसता या व्यवस्था अपने आप में बनी रह सकती है। तो समाज को भी जब समझना है तो बजाय किसी स्क्रिप्चर के माध्यम से समझने के, किसी धार्मिक पुस्तक के माध्यम से समझने के, किसी धर्माधिकारी के माध्यम से समझने के, तमाम तरह की प्री कंडीशनिंग समाज में मौजूद है। हम सबके माध्यम से समझें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये देख लें कि जो कुछ भी वहां पे लिखा हुआ है उसकी सहज स्वीकृति है कि नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसकी जांच पड़ताल करें, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन ऐसा लिखा है ऊपर, आप पढ़ेंगे सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ स्टडी। किसी के कहने पे बजाय एजम्पशंस के आधार पर जिंदगी को जीने के, मानकर जिंदगी को जीने के, जानकर जीवन को जिया जाए, सब कुछ जाना जाए, समझा जाए, स्वविवेक से निर्णय लिया जाए, ताकि जीवन में जो तोहमतों का दौर चलता है कि तुम्हारे कहने की वजह से ये हो गया, तुम्हारे कहने की वजह से मैंने वो किया, तुमने ये ना कहा होता तो वो नहीं होता, इस तरह की कितनी सारी प्रीकंडीशनिंग्स लेकर के, कितनी सारी बातें लेकर के, और हम जीवन को खराब करते रहते हैं। हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरे पे जिम्मेदारी डाल के बच के निकलने की कोशिश करते हैं और फिर भी दुख में ही रहते हैं। तो जो कुछ भी करना है वो खुद ही करना है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट है डिजायर, चाहना, हमारी इच्छा। जो कुछ भी है हमारी इच्छाओं से है, और हमारी इच्छा एक ही है कि हम हैप्पी और प्रॉस्परस जीवन, सुखी संपन्न जीवन निरंतरता में जीते रहें। बार बार इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। और इसको करने का कार्यक्रम क्या होगा, कैसे अपने इच्छाओं को हम प्राप्त करेंगे, कैसे क्रिया में उसको लाएं, कैसे हम सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए हमको सुखी और समृद्ध को जीवन के चारों स्तरों पर समझना होगा। हैप्पीनेस का मतलब हमने पहले के लेक्चर्स में बताया है कि हैप्पीनेस इज टू बी इन द स्टेट ऑफ हार्मनी, टू बी इन द स्टेट ऑफ लाइकिंग, यानी कि जैसे जिस अवस्था में हम जीना चाहते हैं अगर वैसी अवस्थाएं मौजूद हैं तो हम सुखी रहते हैं, और हम हमेशा हार्मनी में जीना चाहते हैं। ये आप सेल्फ एक्सप्लोर करके देख लीजिए, हार्मनी कहाँ, जीवन के चार स्तरों पर, अस्तित्व के चार स्तर पे। एक हमारा स्वयं का अस्तित्व, हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग। फिर हम जिस समूह में रहते हैं, जिस ग्रुप में रहते हैं, जो हमारा प्राइमरी ग्रुप हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, तो हार्मनी इन द फैमिली। एंड राइट नाउ वी आर स्टडीइंग एट द वर्ड्स ऑफ दिस टाइम हार्मनी इन द सोसाइटी, यानी समाज के स्तर पे। और चौथा स्तर है हार्मनी इन द नेचर, प्रकृति में। तो समाज के स्तर पे कैसे व्यवस्था में रहा जाए, इसको समझना है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? इस प्रक्रिया में सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से हम गुजरेंगे। बाहर से समाज को समझने के लिए जो कुछ भी इनपुट हमको मिलता है, उस इनपुट को व्हाट एवर इज सेड इन द प्रपोजल, वेरीफाई इट ऑन योर ओन राइट। अपने अधिकार से जो भी प्रस्ताव बाहर से आपको मिलते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां हमारी रिसीव करती हैं बाहर की चीजों से, पुस्तकों से, किताबों, पत्र पत्रिकाओं, व्यक्तियों, टीचर, परिवार, व्यक्ति, पशु, पक्षी,
कहीं से भी आपको कोई इनपुट मिलता है तो अपने अधिकार से उसकी जांच परख करिए ना, कि डू नॉट एक्सेप्ट इट टू बी ट्रू until you have not checked it or until you have not verified it. जब तक आप इसको चेक कर न कर लीजिए तब तक आप इसको स्वीकार मत करिए. तो you have to do verification on the basis of your natural acceptance. जो सहजता से स्वीकार है, जिस बात को स्वीकार करने से आपके मन में विरोध का भाव पैदा नहीं होता, अपोज का भाव पैदा नहीं होता, घृणा का भाव पैदा नहीं होता, संघर्ष का भाव पैदा नहीं होता, मानसिक यंत्रणा नहीं होती, प्रतिस्पर्धात्मक भाव नहीं पैदा होते. ये सब सहज स्वीकृतियों के विरोध में है. तो ये सब भावना है, वही आपकी सहज स्वीकृति है. तो एक बार देख लीजिए कि जो भी आपने स्वीकार किया अपने कार्य को करने के लिए या जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए, उसकी सहज स्वीकृति बन पा रही है कि नहीं. अगर बन पाई तो एक बार जी के देखते हैं. लेट अस कम एंड एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट कि जी कर देखने में अगर व्यवहार में वो कोई कार्य, व्यवहार में कोई अंतःक्रिया करने जा रहे हैं, इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, तो जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या दोनों को म्यूचुअल हैप्पीनेस मिल रही है, परस्परता में सुख मिल रहा है. क्या आप उन 9 भावों का, जिन 9 भावों को आपने जब परिवार में हार्मनी हम पढ़ रहे थे तो मानव के बीच में 9 भावों की चर्चा हुई थी, 9 फीलिंग्स की चर्चा हुई. एंड द फाउंडेशन फीलिंग वाज द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड आफ्टर दैट रेस्पेक्ट, आफ्टर दैट अफेक्शन, आफ्टर दैट केयर, आफ्टर दैट गाइडेंस एंड देन रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड द कंप्लीट लव एज अ कंप्लीट वैल्यू. 9 भाव थे जो मानव संबंधों में निर्वाह किए जाते हैं. तो इन 9 भावों का निर्वाह करके देखेंगे कि अगर इनका ठीक ठीक आप निर्वाह करते हैं, दैट मींस यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द फीलिंग विद अदर पर्सन, you have fulfilled the feeling properly, you have evaluated and came to know that you have fulfilled the feeling properly, and that will result or that will lead you to mutual happiness. वो आपको परस्परता में सुख की तरफ ले जाएगी. ये जांच परख के देख लीजिए. और दूसरा, जब कार्य की बात करते हैं तो कार्य हम प्रकृति के साथ, नेचर के साथ करते हैं. वर्क विद रेस्ट ऑफ नेचर, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, परस्परता में सुख मिलेगा. तो आप ये देख लीजिए कि परस्परता में सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है. परस्परता में सुख मिल रहा है, जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं वो भी सुखी है और आप भी सुखी हैं. ऐसी स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है, इसको एक बार देखने की आवश्यकता है. तो इसके बाद जब हम समाज में व्यवस्था की बात करते हैं तो 3 चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. एक चीज ये है हम कि गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी. समाज में जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं तमाम अलग अलग समूहों में, इन लोगों का लक्ष्य क्या है, इसको एक्सप्लोर करें. फिर द सिस्टम रिक्वायर्ड टू अचीव ह्यूमन गोल, उन लक्ष्यों को पाने के लिए जिस तरह की व्यवस्था चाहिए वो कौन सी व्यवस्था होगी जिसमें हर मनुष्य सुखी होगा, हर मनुष्य समृद्ध होगा. उस व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, उस व्यवस्था का संगठन कैसा होगा, उस व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा. क्योंकि बिना व्यवस्था के इतने बड़े मानव समुद्र में किसी जीवन के किसी लक्ष्य को प्राप्त करना सरल नहीं है, ये आसान नहीं है. और कितनी संभावनाएं है, स्कोप ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, रेंज क्या है, गैमेट क्या है इसका, इसको हमको समझना है. तो ये 3 बातें हमें एक्सप्लोर करनी. अगर हम समाज के स्तर पे देखें, सोसाइटी के स्तर पे देखें तो फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट. जो परिवार हैं, परिवार में कुछ लोग रहते हैं, यानी कि देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स लिविंग इन फैमिली एंड द कॉमन गोल ऑफ द फैमिली इज टू लिव इन रिलेशनशिप. सारे सदस्य जितने भी परिवार के भीतर रहते हैं ये लोग संबंध में रहना चाहते हैं, संबंध में जीना चाहते हैं, संबंधों में भाव का ठीक ठीक आदान प्रदान करके सुखी रहना चाहते हैं. एक दूसरे के पोषण का, एक दूसरे के संरक्षण का, एक दूसरे के का जीवन सदुपयोग हो पाए, इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं. तो एक सामूहिक लक्ष्य परिवार के सभी सदस्यों का होता है, वो होता है परिवार का सुख, सारे व्यक्तियों के भावात्मक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये परिवार का लक्ष्य. और समाज को देखें तो बहुत सारे परिवारों का समुच्चय है समाज, सेट, तमाम लाखों करोड़ों परिवारों से मिलकर के समाज हमारा बना हुआ है, जिसकी सबसे छोटी इकाई कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं. इसलिए परिवार की स्थापना भी 2 व्यक्तियों से होती है. जो फैमिली होती है वो एस्टैब्लिश होती है मिनिमम 2 व्यक्तियों से. तो
people living together but not in relationship of mutual fulfillment. ऐसी जगह कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ हैं तो दिख रहे हैं, लेकिन लोग संबंध के भाव में नहीं है। ऐसी स्थिति कहाँ दिखाई देती है? अगर आप दृष्टि डालेंगे, नजर डालेंगे, तो ऐसी स्थितियां हमको रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं, बस स्टेशन पे देख सकते हैं, बाजार में देख सकते हैं, जहाँ हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन सबके लक्ष्य अलग हैं। जबकि परिवार और समाज में लोगों के लक्ष्य एक होते हैं, कॉमन होते हैं, सुख और समृद्धि, सबका सुख, सबकी समृद्धि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी हो, सब लोग समृद्ध हो, ऐसी ऐसी स्थिति परिवार के भीतर तो अगर भीड़ में देखें तो भीड़ में जितने भी लोग होते हैं सबका लक्ष्य अलग होता है। और चलिए हम युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड की बात करें, तो लक्ष्य केवल डिफरेंट गोल्स लोगों के नहीं होते, बल्कि कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं। परस्पर लोग के विरोधी लक्ष्य होते हैं। पीपल लिविंग सेपरेटली इन अपोजिशन या आर स्ट्रगल, लोग एक दूसरे से अलग होकर जीते हैं और परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, परस्पर विरोधी लक्ष्य रखते हैं और युद्धरत या संघर्षरत रहते हैं। तो हम यहाँ पे भीड़ को एक्सप्लोर नहीं करने जा रहे, हम यहाँ युद्ध क्षेत्र को भी अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे। हम एक्सप्लोर करेंगे समाज को, कि समाज में व्यवस्था कैसी रहेगी, क्योंकि समाज का ही एक हिस्सा युद्ध करता है, समाज का ही एक हिस्सा भीड़ भी है। तो कैसे यह भीड़ खत्म हो, कैसे यह युद्ध खत्म हो, इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जो आवश्यक चीज है वो यह है कि समाज की व्यवस्था को समझ लिया जाए। क्योंकि लोग, हर व्यक्ति समाज में ही रहता है, समाज में पैदा होता है, समाज में परवरिश पाता है, सारा समाज में अपनी स्थिति, अपना स्टेटस प्राप्त करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए तमाम संस्कारों के माध्यम से जीवन का निर्वाह करता है, जीवन को समाप्त कर देता है। पूरी दुनिया के हर समाज में यही स्थिति है। तो समाज को हम एक्सप्लोर करते हैं, सोसाइटी को। तो द बेस ऑफ हार्मनी इन सोसाइटी, यानी कि समाज में व्यवस्था का आधार क्या है? द बेस ऑफ हार्मनी इन सोसाइटी इज हार्मनी इन फैमिली, फॉर व्हिच द बेस इज हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। Listen carefully. The base of harmony in society is harmony in family, for which the base of harmony is human being. Harmony in human being, यानी समाज के लिए जो व्यवस्था का आधार है वो परिवार है, और परिवार के लिए व्यवस्था का आधार जो है वो व्यक्ति है। व्यक्ति में व्यवस्था अगर बनी हुई है, हार्मनी बनी हुई है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग बनी हुई है, सही समझ, सही भाव बना हुआ है, उसका ठीक से निर्वाह हो रहा है, सब लोग खुश हैं, तो समाज भी उसी का क्लस्टर है, परिवारों का क्लस्टर है, समाज भी खुश है। और परिवार में सुख कब रहेगा, परिवार में राइट फीलिंग, राइट थॉट कब आएगा? जब इंडिविजुअल में आएगा, क्योंकि फैमिली इज कलेक्शन ऑफ सो मेनी इंडिविजुअल्स। परिवार बहुत सारे लोगों का समुच्चय है, सेट है। तो व्यक्ति सुखी तो परिवार सुखी, परिवार सुखी तो समाज सुखी। यानी इकाई से हम बृहत्तर की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते हैं, बड़े समूहों की तरफ बढ़ते हैं। अब समाज में देखें तो समाज का लक्ष्य देखें, समाज की व्यवस्था में समाज का लक्ष्य देखें। तो समाज का लक्ष्य ये बनना चाहिए, अगर समाज में हम हार्मनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो समाज का लक्ष्य ये बनना चाहिए कि देयर मस्ट बी राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन सोसाइटी, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे सही भाव और सही विचार लोगों के मन में आ जाए, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग सबको हो जाए, सबको सही समझ हो जाए। यानी हर व्यक्ति पशु चेतना से मानव चेतना की तरफ संक्रमित हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। यात्रा जो हमारी जर्नी है, हर व्यक्ति जो पशु के रूप में पैदा होता है उसका उसका मानसिक रूपांतरण इस तरीके से किया जाए, उसके भीतर समझदारी का विकास, सही भाव, सही विचार का विकास संस्कारों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से इस तरीके से किया जाए कि वो पशु चेतना से, यानी कि भौतिक वस्तुओं तक अपने जीवन को समेटने वाली जो उसकी पशु चेतना है, जो भौतिकता में ही सुख देखती है, भौतिक पदार्थों के भोग में सुख देखती है, उसको बताया जाए कि नहीं, भोग में सुख नहीं, भोग तो शरीर में होता है, भोग तो शरीर करता है। शरीर को पदार्थ चाहिए, वस्तु चाहिए, आराम चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, ये सब तो शरीर को चाहिए। आत्म में परिवर्तन हो, आत्म में समझदारी विकसित हो, सेल्फ में समझदारी विकसित हो, अब संबंधों को ठीक ठीक समझ पाए, तो हर व्यक्ति में समाधान हो जाए।
और समाधान बराबर क्या होता है? समाधान को अंग्रेजी में रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन, हर व्यक्ति में रिजोल्यूशन हो जाए, क्या रिजॉल्व हो जाए, क्या समाधान हो जाए? राइट अंडरस्टैंडिंग। किसके बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग? रिलेशनशिप के बारे में। और क्या? राइट फीलिंग। इसलिए जस्ट टू फुलफिल इन रिलेशनशिप, संबंधों में सही विचारा जाए और संबंधों में सही भाव को आप फुलफिल करें, तो ऐसी स्थिति बन पाए, ऐसा प्रयास हो। और परिवार में क्या हो? परिवार में क्या प्रयास होना चाहिए? व्हाट शुड वी डू एट द लेवल ऑफ फैमिली? परिवार में प्रयास हो, परिवार के सभी सदस्यों की कोशिश रहती है कि परिवार में जितने लोग हों उनको भावात्मक सपोर्ट तो किया जाए, इमोशनल नीड तो एक दूसरे की पूरी की ही जाए। चाहे प्रेम का मामला हो, चाहे वो सहयोग का मामला हो, चाहे वो संबंध का मामला हो, चाहे वो सम्मान का मामला हो, चाहे वो मार्गदर्शन की बात हो, या गर्विता का भाव हो, या कृतज्ञता का भाव हो, या प्रेम का भाव हो, या विश्वास का भाव हो। परिवार तो एक ऐसी इकाई है जो इन सब चीजों को फुलफिल करती है। लेकिन इसके अलावा राइट अंडरस्टैंडिंग भी हो इस बात की कि परिवार के जितने सदस्य हैं, सदस्यों की जो भौतिक जरूरतें हैं, चाहे वो शरीर के पोषण के अर्थ में हो, चाहे शरीर की सुरक्षा के अर्थ में हो, चाहे शरीर के सदुपयोग के अर्थ में हो, ऐसा स्किल डेवलप किया जाए, अपने कौशल का विकास ऐसा किया जाए। जैसे छात्र करते हैं कि भाई कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, स्किल डेवलप कर रहा है ताकि लोगों की सेवा भी कर पाए और भौतिक वस्तुओं का उत्पादन भी कर पाए, जिससे उसकी अपनी जरूरतें पूरी हो। तो परिवार में प्रॉस्पेरिटी आए। प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब परिवार के सारे सदस्य इतने कुशल होंगे कि वो भौतिक वस्तुओं का इतना उत्पादन कर पाएंगे कि लोगों की जरूरतें पूरी हो और उससे कुछ ज्यादा भी हो ताकि दूसरे के लिए भी कर पाए। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, मोर देन रिक्वायरमेंट। यानी कि जितना हमारे लिए जरूरी है, हम अपनी जरूरत से ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज को इंश्योर कर पाए, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर पाए, यही प्रॉस्पेरिटी है। तो हर परिवार में समृद्धि आए। फियरलेसनेस, भयहीनता, भय मुक्तता कहाँ है? समाज में। स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, ये लोग हैं समाज के अंदर। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती पुरुषों के डर से कि उनके साथ बदसलूकी ना हो जाए, बदतमीज लोगों के डर से, जिनके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो आदमी रात को घर में बैठता है, वो रात को भी बाहर जाके काम कर सकता है, लेकिन वो डरता है। पशुओं से ज्यादा इंसान इंसानों से डरता है। तो समाज में व्यवस्था तब बनेगी जब समाज में परस्परता में ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट क्या है? अपने भीतर यह भान हो जाए, अपने भीतर यह आश्वस्ति, एश्योरेंस हो जाए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे हित के बारे में सोचता है, ऐसी आश्वस्ति हो जाए। इस नेचुरल एक्सेप्टेंस को हम पकड़ पाए, कभी दूसरों के इंटेंशन पे डाउट ना करें। अगर डाउट कहीं करना है तो कॉम्पिटेंस पे करें, और कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, दूसरों को योग्य बनाया जा सकता है, उनके साथ मेहनत की जा सकती है। तो एक भयमुक्त, भयहीन समाज तभी बनेगा जब समाज में विश्वास का वातावरण बनेगा, और विश्वास का वातावरण तभी बनेगा जब आप अपनी सहज स्वीकृति को, नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ पाएंगे और उसके आधार पे अपने कार्य और व्यवहार को तय करेंगे। तो प्रयास हो कि समाज में सहज स्वीकृति के भाव में लोगों की जीने की इच्छा बने। और प्रकृति में क्या? प्रकृति में सह अस्तित्व बना रहे। वो एक्जिस्टेंस इन नेचर आर एक्जिस्टेंस, प्रकृति में सह अस्तित्व बना रहा है। किसका सह अस्तित्व? सह अस्तित्व पदार्थ का, जो पदार्थ मटेरियल ऑर्डर है, पदार्थ की व्यवस्था है, चाहे वो हवा की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो मिट्टी की व्यवस्था हो, जो पदार्थ ऑर्डर है ये बना रहे। प्लांट ऑर्डर बना रहा है, वनस्पतियां बनी रहे, सह अस्तित्व में रहे। ये जो पशु रोज मनुष्य की गतिविधियों के कारण धरती पर से गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, तो हमारी गतिविधियां ऐसी ना हो। अगर हम सहज स्वीकृति के आधार पर अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करेंगे तो हम देखेंगे कि सबका अस्तित्व बना रहता है, कोई भी धरती से गायब नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रयास ये होना है कि कोई एग्जिस्टेंस बना रहे समाज के स्तर पे। Are all four required, desirable, or we can have something out? We can leave something out. क्या ये चारों चीजें जरूरी हैं, वांछनीय हैं, डिजायरेबल हैं, या कोई ऐसी भी चीज है जिसको हम भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं? अदर देन दिस फोर, इन चारों के अलावा हमको जिंदगी में क्या चाहिए? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, इस पे भी विचार करना है। और ये भी देखना है कि आर वी वर्किंग फॉर ऑल फोर।
क्या इन चारों के लिए यानी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, जो चारों डायमेंशन है, चारों लेवल है इंसान की जिंदगी के, इन चारों लेवल पे हम वांछनीय कार्य कर रहे हैं? क्या इन चारों में से किसी एक के बिना काम चलेगा? क्या परिवार के बिना मनुष्य बनना संभव है? क्या समाज के बिना परिवार चल पाएगा? तमाम परिवार की जरूरतें समाज के सहयोग के बिना पूरी हो पाएंगी? तो ये सब देखना है। आप देखेंगे परिवार नहीं है तो इंडिविजुअल नहीं है, समाज नहीं है तो फैमिली नहीं है, और प्रकृति नहीं है तो समाज नहीं है। यानी प्रकृति को तो हर हाल में अस्तित्व में रहना ही पड़ेगा बाकी सबके रहने के लिए। अब हम स्थितियों को देखें कि वर्तमान स्थितियां क्या है। व्हाट इज करेंट स्टेट? वर्तमान दशाएं क्या है समाज की? हैव वी अंडरस्टूड आवर गोल? क्या समाज के लोग अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाए हैं, मानव जीवन के लक्ष्य को समझ पाए हैं? इसको भी एक्सप्लोर किए जाने की महती आवश्यकता है, अर्जेंट नीड है। हमने ऊपर वाले ये जो पीपीटी में आप देख रहे हैं पीले येलो कलर में, इसको तो हमने एक्सप्लोर कर ही लिया। अब देखिए समाज में दिक्कत क्या है। जब हम समाज पर दृष्टि डालते हैं तो दिखता है कि पूरा समाज ही एक आधारभूत भ्रम को जी रहा है, एक ग्रास मिसअंडरस्टैंडिंग को समाज जी रहा है, एक आधारभूत भ्रम में समाज जी रहा है। People are living on the basis of assumptions, not on the basis of knowing. Remember the first lecture, remember the fifth lecture when I discussed about uh, the activities going on in oneself. I told you that knowing, assuming, recognizing and fulfilling is the process go in the self. ये प्रक्रिया आत्म में चलती है। अब अगर आप एजम्पशन के आधार पे व्यवहार करते हैं तो एजम्पशंस कहां से बनता है? एजम्पशन बनता है प्री कंडीशनिंग से। जो एजम्पशन का निर्माण होता है वो होता है प्री कंडीशनिंग से, मान्यताओं से। मान्यताओं के रूप में हमारी सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल एलिमेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे रीतियां हो, चाहे कस्टम्स हो, परंपराएं हैं, तीज है, त्योहार है, ये तमाम चीजें हैं। या कोई अन्य व्यक्ति है, वो आपके भीतर कोई इनपुट दे सकता है और आप उस बात को स्वीकार करके, तो मान्यताओं के आधार पे, आप एजम्पशंस के आधार पे आप जब व्यवहार करते हैं, या संवेदनाओं के आधार पे, सेंसेशन के आधार पे आप व्यवहार करते हैं, तो क्या होता है कि एक आधारभूत भ्रम पैदा होता है समाज के अंदर। जैसे एक एजम्पशन है कि मनी इज एवरीथिंग। इन एवरी इंडिविजुअल दिस पर्टिकुलर पॉइंट यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय द अदर पीपल, सर्वे, जैसे परंपरा कहती है सर्वे गुणा कांचनम अस्ति, ये आधारभूत भ्रम पैदा करता है। कंचन में, स्वर्ण में, रुपया में, पैसा में सारे गुण मौजूद होते हैं। मतलब कि अगर रुपया पैसा आ गया आपके पास तो आपको कभी जीवन में दुख तकलीफ नहीं होगा। दैट इज व्हाई पीपल आर हियर्ड टू से यूजुअली मनी इज एवरीथिंग। पैसा सब कुछ है। हमारी सिनेमाई दुनिया में डायलॉग दिए जाते हैं कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं, धन ही ईश्वर है, ऐसा कहते हैं लोग। अब ये एजम्पशन है। इस एजम्पशन को चेक करना हो तो आप देख लीजिए कि दुनिया के जो धनी लोग हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? अगर उनके जीवन में दुख है, इसका मतलब धन से दुख का समन नहीं किया जा सकता, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, उसको डिसमेंटल नहीं किया जा सकता, उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता दुख को। तो मनी इज एवरीथिंग के एजम्पशन को चेक करेंगे। ये मान्यता है, लोग बताते रहते हैं वो पैसा कमा, पैसा कमाओ, बिना पैसे काम नहीं चलेगा, पैसा कमाने लगोगे जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन ये देखते हैं कि पैसा कमाते हैं तो जीवन में धन के साथ बहुत सारी दुख तकलीफ आ जाती है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, स्पाइनल कार्ड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, मेटाबॉलिक फंक्शन हमारा बिगड़ जाता है। तो पैसा तो आता रहता है, लेकिन अब शरीर में जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है और सेल्फ में जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसकी पूछिए मत। लोग परेशान रहते हैं, झुझलाते हैं, एग्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, आक्रोश में रहते हैं, उत्तेजना में रहते हैं। तो जो एजम्पशंस के आधार पर जब इंडिविजुअल जीता है तो ऐसे ही इंडिविजुअल क्या करते हैं, इनका परिवार समृद्ध होने की बजाय फैमिली स्टार्ट टू डू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय एनी मींस, चाहे
परिवार का कोई सदस्य शादी ब्याह कर रहे हैं, सोचेंगे कि बहू ढेर सारा धन लेके आ जाए, क्योंकि उस लाए हुए धन में ये सुख देखते हैं। वो कार भी लेके आ जाए, गाड़ी भी लेके आ जाए, कुछ बर्तन लेके आ जाए, कपड़े भी लेके आए, बिछौना भी लेके आए, बहू सब लेके आए, किसी तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो। शोषण करते हैं संबंधों का। ऑफिस में नौकरी लगती है, people start to do, every member of the family start to do accumulation of wealth by hook or by crook, किसी भी तरीके से धन आए। क्यों? क्योंकि उनको एक एजम्पशन के आधार पे जी रहे हैं कि पैसे से जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और तो इससे क्या होता है, इस समाज के अंदर तब पैदा होता है डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन। तब समाज में फियरलेसनेस आने की बजाय, निर्भयता आने की बजाय, अभय पैदा होने की बजाय समाज में प्रभुत्व की भावना पैदा होती है। और इसी प्रभुत्व की भावना के तहत लोग आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े पदों पे जाने पे पावर मिलता है, और उस पावर से हम दूसरों के व्यवहार को रेगुलेट कर सकते हैं। एक बाबू के पास भी क्या होता है, वो फाइल को रोक लेता है। फाइल इंडिविजुअल के लिए जरूरी है कि वो मूव हो ताकि उसका काम हो। उसके पास पावर है तो डोमिनेट करता है, बार बार बता के, अरे चले आते हैं आप, दुनिया भर का मेरे पास काम है। अधिकारी भी इस तरीके का काम करता रहता है, शोषण करते हैं उस व्यक्ति का, एक्सप्लॉइट करते हैं, बेजा तरीके से उससे धन की उगाही करते हैं। इसीलिए लोग आईएएस, पीसीएस, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, so that they can have authority to dominate others and exploit the others, economically and physically also, emotionally also। तमाम तरह से, भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से लोग शोषण करते रहते हैं, और इसी शोषण से लोग डर जाते हैं। तो जिस समाज में कल्पना किया था हमने निर्भयता का, वह समाज प्रभुत्व और शोषण और भय में बिध जाता है। और प्रकृति के साथ लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग, एजम्पशंस के आधार पर जीने वाले लोग, दे ट्राई टू डू और दे डू स्टडी जस्ट टू डू मास्टरी ऑन द नेचर और एग्जिस्टेंस। लोगों का प्रयास शुरू हो जाता है कि प्रकृति पे मास्टरी कर लिया जाए। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होता है, कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक लिखवाते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, इस पर निबंध लिखो। विज्ञान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, इस पर निबंध लिखो। ऐसा ऐसा अहंकार मनुष्य को होता है कि प्रकृति पर विजय का घोष करने लगता है, वो डिक्लेरेशन करने लगता है, वी आर विक्टर्स एंड वी हैव जस्ट अचीव्ड मास्टरी ऑन द नेचर और नेचुरल फेनोमेनाज। और वो कैसे मास्टरी को साबित करते हैं, प्रकृति का शोषण करके, डायनामाइट लगा के पहाड़ उड़ाएंगे, मशीनें लगा के चट्टानों को तोड़ेंगे, बड़ी बड़ी सड़कें तोड़ के बनाएंगे, मास्टरी की घोषणा करते हैं। अब प्रकृति में सह अस्तित्व के साथ जीने के, क्योंकि जब आप पहाड़ों को तोड़ते हैं तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी का घर उजड़ जाता है, वायुमंडल में जो गैसेज हैं उनका रेशियो बिगड़ जाता है, हवाओं में प्रदूषण आ जाता है, तमाम तरह के गैस निकलते हैं, ओजोन परत देखिए क्षारित हो रही है। तो अब ये सब आधारभूत भ्रम है कि इन सबसे आपको सुख मिल जाएगा। एजम्पशन के आधार पर जीने के कारण इंडिविजुअल की क्या स्थिति है, अगर आखिरी लाइन में देखें आप, तो ऑब्सेशन फॉर कंजम्पशन, बहुत भोग करने से सुख मिलता है। शरीर को, शरीर की गतिविधियों को सुख समझने वाले, उत्तेजनाओं को सुख समझने वाले लोग कंजम्पशन पे बिलीव करते हैं। वो पता चला कि दिल्ली से आगरा कबाब खाने आ गए, या गोरखपुर से लखनऊ कबाब खाने चले गए, पेट्रोल फूकते हुए और धुआं उड़ाते हुए। पीपल वांट टू कंज्यूम मैक्सिमम। एक गाड़ी नहीं, 4 ठो गाड़ी हो जाए, 10 ठो बंगला हो जाए, 100 ठो कपड़ा हो जाए, 20 ठो जूता हो जाए। बड़े गर्व से अखबारों में निकलता है कि फलाने हीरो और फलाने हीरोइन और फलाने नेता के पास 4,000 जूते जूतियां हैं, 500 स्वेटर है, इतना ब्लेजर है, उतना जैकेट है, ये ऐसा अखबार में खबर आता है। ये सब ऑब्सेशन है, क्योंकि कपड़े का तो एक ही काम है। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो कपड़े